आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि अगर मेंडल ने जो ट्रेट्स स्टडी किए थे उनकी जीन्स आपस में लिंक्ड होती, ये ट्रेट्स लिंक्ड जीन से डिटरमिन होते, तो इनमें से कौन सा लॉ मेंडल डिस्कवर नहीं कर पाते। तो ये तो हम जानते हैं कि मेंडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है हेरिडिटी की फील्ड में, क्योंकि कई सालों तक सिस्टमेटिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करने के बाद लॉज ऑफ इनहेरिटेंस नाम की हमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशंस मेंडल ने दी थी, जिससे कि हमें पता लगा कि किस पैटर्न में पेरेंट्स अपने कैरेक्टर्स या अपने ट्रेट्स जो हैं अपने प्रोजेनी को पास ऑन करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं। और इस दौरान जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए उसके लिए इन्होंने पाइसम सटाइवम यानी गार्डन पीस के प्लांट को यूज किया था। तो यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने इन गार्डन पीस के प्लांट में कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे जिनकी इनहेरिटेंस इन्होंने ऑब्जर्व की थी। तो टोटल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यहाँ पे मेंडल ने लिए थे। और कंट्रास्टिंग हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन कैरेक्टर्स में 2 डिस्टिंक्ट फिनोटाइप केवल पॉसिबल थे। जैसे हम एग्जाम्पल लें स्टेम हाइट का, जो इन 7 ट्रेट्स में से एक है। तो पी प्लांट्स में स्टेम हाइट केवल 2 तरीके की हो सकती थी, या तो प्लांट टॉल हो सकता था या वो छोटा हो सकता था, डॉर्फ हो सकता था, कोई इंटरमीडिएट फिनोटाइप नहीं था। और इसी तरह के क्रॉसेस कैरी आउट करके प्योर ब्रीड प्लांट्स के बीच में इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हमको दिए थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगर ये जो इनके ट्रेट्स थे इनकी जीन्स आपस में लिंक्ड होती तो कौन सा लॉ मेंडल डिस्कवर नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो देखेंगे मेंडल के 3 लॉज थे, कौन से। पहला था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरे नंबर का था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो दिया हुआ है ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लॉ जब मेंडल ने दिया ही नहीं था तो इसका तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। फिर हम आते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे। तो इनकी जब बात करें, ये लॉज इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैरी आउट करके निकाले थे। मोनोहाइब्रिड से हमारा क्या मतलब है कि किसी एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रहे थे। मेंडल के अनुसार कोई भी कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म में होता है तो वो किसी ना किसी फैक्टर के कंट्रोल के अंडर होता है, और इनका कहना था कि ये फैक्टर्स पेयर्स में अकर होते हैं। तो अगर आज हम जेनेटिक्स के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, मॉडर्न भाषा में बात करें तो मेंडल के अनुसार कोई भी कैरेक्टर किसी एक जीन के कंट्रोल में होता है, जिसे ये फैक्टर कह रहे थे। और इस जीन के 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, जिन्हें आज हम एलील्स बोलते हैं, ये पॉसिबल हो सकते हैं, 2 स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स, जिनमें से एक जो डोमिनेंट होता है वो हमेशा ही खुद को एक्सप्रेस करता है, और जो रिसेसिव वाला होता है वो बेचारा डोमिनेंट की प्रेजेंस में सप्रेस हो जाता है, एक्सप्रेस नहीं हो पाता। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का तो यही मतलब है कि दोनों एलील्स में से, यानी जो फैक्टर्स पेयर में अकर हो रहे हैं, इस पेयर में एक ऐसा होता है जो दूसरे को सप्रेस कर देता है और एक ऐसा होता है जो बेचारा सप्रेस हो जाता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्योंकि हम एक ही जीन की बात कर रहे हैं तो जीन्स के आपस में लिंक्ड होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लिंकेज दोनों के बीच में तब होगी जब 2 जीन्स की बात करें। और यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस तो एक ही जीन के 2 डिफरेंट एलील्स के बीच में बात कर रहा है, किस तरह का रिलेशनशिप होता है। उसी तरह से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का भी यही मतलब होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम देखते हैं कि सपोज हमारे पास एक प्लांट था जिसके पास दोनों अलग अलग एलील्स थी, एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था। लेकिन इसमें जब गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, गैमीट जब बनेंगे तो एक गैमीट में कैपिटल टी चला जाएगा, एक में स्मॉल टी चला जाएगा। यानी भले ही इस पेरेंट में ये दोनों एलील्स इकट्ठे प्रेजेंट थी, लेकिन इनके बीच में किसी तरह की कोई ब्लेंडिंग नहीं होती और एक दूसरे से बिल्कुल सेग्रीगेट हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। और आगे जाके सपोज ये हमारा छोटा वाला टी किसी ऐसे गैमीट के साथ फ्यूज करे जिसमें अगेन छोटा टी हो, तो ये ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस कर देगा। भले ही खुद ये कहाँ से आ रहा है, एक टॉल प्लांट से आ रहा है, लेकिन क्योंकि किसी तरह की ब्लेंडिंग नहीं है, दोनों एलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो चुके हैं गैमीटोजेनेसिस के दौरान, तो इसीलिए ये खुद को एक्सप्रेस करेगा ड्वार्फ फिनोटाइप में। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी अगेन किसका हो गया, एक ही जीन की 2 अलग अलग एलील्स का हो गया। लिंकेज का सवाल तब उठता है जब हम कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, और डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमारा मतलब है 2 अलग अलग कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस साइमल्टेनियसली जब हम ऑब्जर्व करें। तो मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ निकाला था, इस लॉ के अनुसार होता क्या है कि हमारे डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 कैरेक्टर्स का, मेंडल के ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से एक सीड का शेप ले लेते हैं, एक सीड का कलर ले लेते हैं। तो मेंडल ने जब क्रॉस कैरी आउट किया तो एक उन्होंने दोनों के लिए डोमिनेंट फिनोटाइप वाला प्लांट लिया, पेरेंट प्लांट,
जिसमें राउंड शेप के येलो कलर के सीड्स थे, और दूसरी तरफ इन दोनों ही कैरेक्टर्स के रिसेसिव फिनोटाइप वाला पेरेंट लिया, यानी जिसमें रिंकल्ड शेप के ग्रीन कलर के सीड्स थे। तो इनके बीच में जब इन्होंने ये डायहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट किया तो मेंडल ने देखा कि F2 जनरेशन के अंदर, यानी F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड्स इनको मिले, उनको आपस में सेल्फ कराने के बाद इन्हें ऐसे कॉम्बिनेशंस देखने को मिले, ऐसे फिनोटाइप देखने को मिले जो कि पेरेंट से भी कुछ अलग थे कई केसेस में। जैसे कि यहाँ पर पेरेंट तो हमारे राउंड येलो हैं, तो प्रोजेनी में इनको राउंड येलो भी देखने को मिले। फिर दूसरा पेरेंट हमारा कैसा है? दूसरा पेरेंट हमारा रिंकल्ड ग्रीन है, तो 4 में से एक प्रोजेनी रिंकल्ड ग्रीन भी था। लेकिन इसके अलावा इन्होंने ऐसे कॉम्बिनेशन भी देखे जो पेरेंट में नहीं थे। जैसे पेरेंट में तो राउंड शेप के साथ केवल येलो कलर ही है, लेकिन प्रोजेनी में ऐसे भी आए जहां पे शेप तो राउंड थी पर कलर ग्रीन था। उसी तरह से ऐसे भी कॉम्बिनेशन मिले जहां पे शेप तो रिंकल्ड थी पर कलर येलो था। तो यही इन्होंने यहाँ पर कंक्लूड किया कि पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस तो मिल ही रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, लेकिन साथ ही साथ कई नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस यानी रिकॉम्बिनेंट्स भी यहाँ पर अकर हो रहे हैं, यानी ऐसी कंडीशन जो कि पेरेंट्स में थी ही नहीं, जैसे कि राउंड शेप का ग्रीन कलर के साथ आना और रिंकल्ड शेप का येलो कलर के साथ आना। तो इसी को इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा, यानी ये दोनों कैरेक्टर्स भले ही पेरेंट्स में इकट्ठे थे, पेरेंट्स में जो राउंड था उसका कलर येलो था, जो रिंकल था उसका कलर ग्रीन था, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सीड शेप और सीड कलर ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, इनके जीन्स में आपस में कोई रिलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आगे जब हम क्रॉस कंडक्ट करते हैं तो इन कैरेक्टर्स के बीच में, इन जीन्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन भी हो जाती है। तो इसके अनुसार इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें दिया था, जहां पर इनको अपने इस डायहाइब्रिड क्रॉस में इन चारों तरह के फिनोटाइप्स का रेशियो कैरेक्टरिस्टिक 9:3:3:1 का मिला था। लेकिन ये तो तब हुआ जब इन दोनों जीन्स का आपस में सेग्रीगेट होना बिल्कुल पॉसिबल था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ ये फॉलो कर रही थी। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि अगर दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पास पास में आसपास के लोकस पे लोकेटेड होती हैं, तो उनके बीच में ऐसी फिजिकल एसोसिएशन बन जाती है कि उनका एक दूसरे से अलग होने का चांस कम हो जाता है। और फिर होगा यही कि जैसे कि मेंडल पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट दोनों तरीके के जीनोटाइप्स देख रहे थे, लेकिन अगर किसी तरह की लिंकेज दोनों जीन्स के बीच में होती, सपोज ये हमारे सीड शेप और सीड कलर की जीन्स आपस में लिंक्ड हो जाती, तो होता यही कि हमें ये रिकॉम्बिनेंट्स कम देखने को मिलते और पेरेंटल टाइप्स ज्यादा से ज्यादा मिलते। तो रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। और अगर पूरी तरह से लिंक्ड है, कंप्लीट लिंकेज दोनों के बीच में हो जाए, तो रिकॉम्बिनेंट्स गायब हो जाएंगे, सिर्फ पेरेंटल टाइप्स ही हमें नजर आएंगे। तो इसको हम लिंकेज कहते हैं, जहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पाती है जीन्स के बीच में फिजिकल एसोसिएशन बन जाने की वजह से। और अगर मेंडल जो कैरेक्टर्स ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसे कि सीड शेप और सीड कलर, इन दोनों के बीच में किसी तरह की लिंकेज हो जाती, तो इनको ये रेशियो नहीं मिलता 9:3:3:1 का, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ ये नहीं निकाल पाते। तो अगर मेंडल के जो ट्रेट्स थे वो लिंक्ड जीन से डिटरमिन होते, किसी तरह की लिंकेज इनके बीच में होती, तो इन्हें अपनी F2 जनरेशन में, अपने डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ही मिलते, रिकॉम्बिनेंस या तो मिलते ही नहीं या बहुत कम फ्रीक्वेंसी में मिलते, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आज हमारे पास में नहीं होता। तो कौन सा लॉ यहाँ पर खत्म हो जाता? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो वैसे भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकल कर आए हैं, तो यहाँ पर लिंकेज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर यानी किसी एक जीन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और लिंकेज होती है दो अलग अलग कैरेक्टर्स की जीन्स के बीच में। तो ऑप्शन सी केवल यहाँ पे हमारा सही आंसर हो सकता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।